न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो एक नजर हम डालते हैं देश और प्रदेश की। तो खबरें विस्तार से। जम्मू में कई जगहों पर ड्रोन से अटैक, कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी गोलाबार। जम्मू में धमाके की आवाज सुनी गई है, इसके बाद यह सायरन बजाए गए। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई। जम्मू के अलग अलग सेक्टरों में ब्लैकआउट किया गया है। धमाके की आवाज के जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जम्मू में 5-6 धमाके की आवाज सुने गए हैं। ड्रोन और मिसाइल हमले की आशंका जताई जा रही है। आसमान में ड्रोन देखे जाने के बाद पूरे जम्मू में अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर ड्रोन से अटैक किया गया है। जम्मू के बाद कश्मीर के कुपवाड़ा में भी गोलीबारी की खबर है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया है। हरसपुरा में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। भारत के S-400 ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलें को मार गिराया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंधु चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया और उसके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद 7-8 मई की रात पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे नाकाम कर दिया। 8 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। वहीं शाम में एक बार पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। जम्मू एयरपोर्ट पर लगातार धमाके की आवाज आ रही है। जम्मू कश्मीर के बाद अमृतसर में ब्लैकआउट किया गया है। होटल, मार्केट, सभी जगहों की लाइटें बंद की गई। इधर आ जाओ पीछे।
नहीं चला हुआ ये लाइट बंद करो। ले रहे हैं कर रहे हैं अरे ये बच्चा अरे ये बच्चा अंदर है अंदर है नीचे निकल गया लाइट ऑन करते हैं ठीक है अगली खबर, दिल्ली सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी दी गई। इसी बीच दिल्ली सरकार ने आपातकालीन तैयारियों को देखते हुए शहर के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। विशेष सचिव ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मौजूदा स्थिति और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की तैयारियों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में जिला मजिस्ट्रेट किसी भी आपात स्थिति में स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपने अधीनस्थों के साथ बैठकें कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि पुलिस सतर्क और सक्रिय रहेगी, रात की निगरानी बढ़ा दी गई है, हम हर संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात करेंगे। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर अर्धसैनिक बलों सहित अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई। इसके साथ ही इंडिया गेट पर सैर सपाटा करने वालों को वहां से हटने के लिए कहा गया और वहां यातायात नियंत्रित किया गया। पुलिस ने घोषणा की है कि लोग इंडिया गेट का क्षेत्र खाली कर दे। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि सभी जोन के विशेष आयुक्त सभी 15 जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी दी गई। इसी बीच दिल्ली सरकार ने आपातकालीन तैयारियों को देखते हुए शहर के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। विशेष सचिव ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मौजूदा स्थिति और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की तैयारियों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में जिला मजिस्ट्रेट किसी भी आपात स्थिति में स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपने अधीनस्थों के साथ बैठकें कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि पुलिस सतर्क और सक्रिय रहेगी, रात की निगरानी बढ़ा दी गई है, हम हर संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात करेंगे। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर अर्धसैनिक बलों सहित अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई। इसके साथ ही इंडिया गेट पर सैर सपाटा करने वालों को वहां से हटने के लिए कहा गया और वहां यातायात नियंत्रित किया गया। पुलिस ने घोषणा की है कि लोग इंडिया गेट का क्षेत्र खाली कर दे। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि सभी जोन के विशेष आयुक्त सभी 15 जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी दी गई। इसी बीच दिल्ली सरकार ने आपातकालीन तैयारियों को देखते हुए शहर के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। विशेष सचिव ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मौजूदा स्थिति और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की तैयारियों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में जिला मजिस्ट्रेट किसी भी आपात स्थिति में स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपने अधीनस्थों के साथ बैठकें कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि पुलिस सतर्क और सक्रिय रहेगी, रात की निगरानी बढ़ा दी गई है, हम हर संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात करेंगे। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर अर्धसैनिक बलों सहित अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई। इसके साथ ही इंडिया गेट पर सैर सपाटा करने वालों को वहां से हटने के लिए कहा गया और वहां यातायात नियंत्रित किया गया। पुलिस ने घोषणा की है कि लोग इंडिया गेट का क्षेत्र खाली कर दे। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि सभी जोन के विशेष आयुक्त सभी 15 जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे हैं। अगली खबर, पार्टी को जिंदा रखने एक होगी एनसीपी, शरद पवार ने बढ़ाया हाथ। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की पहचान एक ऐसे नेता की है जो अपने फैसलों से सभी को चौंका देते हैं। शिवसेना के साथ
हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन इसका एक बड़ा उदाहरण है। वही अब बड़े पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के साथ एक बार फिर आने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राकांपा के दोनों गुट एक साथ आ जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत से हमारे विचार एक जैसे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस बारे में अगली पीढ़ी के नेता सुप्रिया सुले और अजित पवार को मिलकर फैसला लेना होगा। बड़े पवार ने इस तरह का बयान देकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े धमाके के संकेत दिए। उन्होंने यह बड़ा खुलासा एक मीडिया संस्थान से हुए अनौपचारिक बातचीत में किया। साल 2023 में अजित करीब 40 समर्थक विधायकों के साथ अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करते हुए अलग हो गए थे। फिलहाल वे बीजेपी की अगुवाई में बनी मायावती सरकार में शामिल है और अजित डिप्टी सीएम है। पवार ने कहा है कि मैं राकांपा के दोनों पक्षों के एक होने के पर फैसला लेने की प्रक्रिया से बाहर हूं। उन्होंने कहा है कि इस बारे में फैसला अगली पीढ़ी को लेना है। ऐसे में सुप्रिया व अजित की भूमिका अहम हो जाती है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के अंदर दो विचार है। एक धड़ा चाहता है कि हम फिर से एकजुट हो जाएं, दूसरा धड़ा सीधे या परोक्ष रूप से बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता। वर्तमान में अजित गुट बीजेपी की अगुवाई में बनी मायावती सरकार में शामिल। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि अगर दोनों गुट एक होते हैं तो क्या शरद पवार गुट बीजेपी की सरकार में शामिल होने के लिए तैयार होगा। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की पहचान एक ऐसे नेता की है जो अपने फैसलों से सभी को चौंका देते हैं। शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन इसका एक बड़ा उदाहरण है। वही अब बड़े पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के साथ एक बार फिर आने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राकांपा के दोनों गुट एक साथ आ जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत से हमारे विचार एक जैसे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस बारे में अगली पीढ़ी के नेता सुप्रिया सुले और अजित पवार को मिलकर फैसला लेना होगा। बड़े पवार ने इस तरह का बयान देकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े धमाके के संकेत दिए। उन्होंने यह बड़ा खुलासा एक मीडिया संस्थान से हुए अनौपचारिक बातचीत में किया। साल 2023 में अजित करीब 40 समर्थक विधायकों के साथ अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करते हुए अलग हो गए थे। फिलहाल वे बीजेपी की अगुवाई में बनी मायावती सरकार में शामिल है और अजित डिप्टी सीएम है। पवार ने कहा है कि मैं राकांपा के दोनों पक्षों के एक होने के पर फैसला लेने की प्रक्रिया से बाहर हूं। उन्होंने कहा है कि इस बारे में फैसला अगली पीढ़ी को लेना है। ऐसे में सुप्रिया व अजित की भूमिका अहम हो जाती है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के अंदर दो विचार है। एक धड़ा चाहता है कि हम फिर से एकजुट हो जाएं, दूसरा धड़ा सीधे या परोक्ष रूप से बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता। वर्तमान में अजित गुट बीजेपी की अगुवाई में बनी मायावती सरकार में शामिल। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि अगर दोनों गुट एक होते हैं तो क्या शरद पवार गुट बीजेपी की सरकार में शामिल होने के लिए तैयार होगा। अगली खबर, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के लोगों की ऐसी बीती रात। पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती राज्यों पर हमले की कोशिश की, जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कई इलाके शामिल रहे। अमृतसर में देर रात सायरन बजते रहे। पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों को टारगेट किया। जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा से सटे गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की गोलाबारी में उनके दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के एक स्थानीय शख्स ने 8 की रात की आपबीती बताते हुए कहा है कि करीब 8 बजे हमने 3-4 ड्रोन देखे। भारत की ओर से जवाबी फायरिंग हुई है, जो पूरी रात जारी है। पाकिस्तान ने जो किया है वह सही नहीं है। हम डरे हुए नहीं है। बच्चों के स्कूल यहाँ बंद है। जम्मू और कश्मीर के ही एक और स्थानीय शख्स ने बताया है कि कल रात जैसे ही हमने खाना खाया शुरू किया, हमें कुछ धमाकों की आवाजें सुनाई दी। सुबह करीब 4:30 बजे फिर से धमाके सुनाई दिए, लेकिन उन्हें भी हमारे सुरक्षा बलों ने बेअसर कर दिया। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे सुरक्षा बल अलर्ट पर है। भगवती वैष्णो देवी जम्मू में विराजमान है, डरने की कोई बात नहीं है। नागरिकों पर हमला करना कायरता के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी सेना से लड़ने की हिम्मत नहीं है। वे बस इतना ही कर सकते हैं। हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और हमें उन पर गर्व है। कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400, उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजियाँ अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है,
किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। किस तरह की हरकत देखते हैं आप जो बात बोलने की? सर देखिए, सिविलियन के पे अटैक करना ये ऑब्वियसली कोवार्डनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आर्मी वालों से लड़ने का उनका वो है नहीं, इतना उनमें मादा नहीं है, तो अभी वो सिविलियन पे ही अटैक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते। और जैसी उनकी मेंटालिटी है, इसके अलावा हम और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? इस टाइम पे यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। जैसी गाइडलाइन आती है वैसा फॉलो करें। तो किस तरह का जो जवाब दिया यहाँ से हिंदुस्तान की फोर्स ने उनको, तो किस तरह से आप? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल माकूल जवाब दिया एकदम उनको। हमें अपनी फोर्सेस पे बिल्कुल प्राउड होना चाहिए इस टाइम पे। बहुत अच्छा जवाब दिया है और आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी अपनी फोर्सेस के साथ हैं। पाल सिंह हूँ। सर क्या हुआ यहाँ पे रात को? क्या रात को सर मैं तो इधर बाटी में गाँव में रहता हूँ, बलौरी में गाँव का। अभी तो मैं कबरू का काम करता हूँ। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए, तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। कितने बजे तक चली है ये फायरिंग? ये सर पूरी रात ही चलती रही, बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था। लेकिन इधर तो 4-5 तो इधर चिचिपाता में, सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश, बाकी तो ठीक ही। बाकी तो किस तरह की हरकत ये देखते हैं जो पाकिस्तान ने की? हाँ, पाकिस्तान ने तो वक्त गंदी की, कोई अच्छी बात नहीं है ये, वो गाय लग रही है। और बाकी तो चलो जो भी करना तो अच्छा ही हो जाएगा। हाँ सर, अभी भी फैर तो चल रहा है, अभी भी अभी सुनो तो जरा पूरी रात चलती रही। बाकी जो देखो क्या बनता आगे। कोई डर वर का माहौल है? नहीं, डर वाले की तो कोई बात नहीं है। बाकी तो गाँव वाले तो पीछे आ गए हैं, क्योंकि सांबे में ये भी चल रहा है। अभी 3-4 गाँव तो इधर क्रैश कर दिए। अभी देखो वगैरह बंद किए आज? हाँ, स्कूल तो बंद है। स्कूल तो कल भी आते थे, आज भी आते हैं। 4-5 दिन हो गया यही काम चलता हुआ बाजारबाजी। कहाँ से क्या देखा? हम ऑफिस गए हुए थे, हमारा ऑफिस बड़ी प्रॉब्लम में है। तो जब बाहर से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया। जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही। सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। किस तरह की हरकत ये देखते हैं जो पाकिस्तान ने की है? ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए उनको, क्योंकि जहाँ पे मिलिटेंसी एरिया है नहीं तो आए दिन वो कुछ ना कुछ अपनी हरकत करता रहता है। तो उसका हमारी जो डिफेंस है वो अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो हमें मोदी जी पे भी विश्वास है और अपनी डिफेंस पे भी विश्वास है। किस तरह से उन्होंने डिफ्यूज कर दिया हमारी डिफेंस फोर्स ने? उन्होंने अपने ड्रोन वगैरह चढ़ाए हुए थे, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उन्होंने अपने एयर की मदद से वो सारे ड्रोन वगैरह डिफ्यूज कर दिए। तो कितना गर्व है? हाँ जी, कितना हमें गर्व है अपने इंडिया पे और मोदी जी पे भी है, तो अपनी डिफेंस पे भी है। तो हम ये जंग जीतेंगे जरूर। अभी किस तरह का माहौल है? कोई टेंशन की बात? नहीं, एक्चुअली बॉर्डर वाली साइड है, बाकी एरिया सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अफड़ा दफड़ी है, तो बाकी सेफ रहे सभी, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो फिर मेरा पूरा हाँ हम लोग तो नीचे जाके मशीन में थे ना तहखाने में। किस साइड से? इस साइड से आया ना, ये लगा हुआ है ये यहाँ से वो आगे तक। ये दिखाई दे, दिखाओ हाथ। उधर उधर देखो, उधर देखो।
ये गोला ही ना ना शीशे हमारे भी क्या पाया उनका चिकन बताओ ना शॉट जी हाँ। हाँ दीजिए लगी नहीं वो असलम के नंबर पे लगा असलम के नंबर पे लगा दो। अगली खबर, महाराष्ट्र में युवाओं को डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव में महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने युवाओं को इसके लिए तैयार करने की बात की। इसी क्रम में मंत्री ने गुरुवार को राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किसी भी आपात स्थिति में से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इसकी शुरुआत ठाणे से की गई। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल लोढ़ा ने एक बयान में कहा है कि 8 में से एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य छात्रों को नागरिक सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी से जुड़ा आवश्यक ज्ञान प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं में आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता और तत्परता को मजबूत करना है। मंत्री मंगल लोढ़ा ने बताया है कि यह कार्यक्रम ठाणे के कोपरी स्थित राजमाता जिजाऊ सरकारी ITI में शुरू किया जाएगा तथा बाद में से राज्य के अन्य ITI संस्थानों में भी लागू किया जाएगा। पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित सत्रों का मार्गदर्शन करेंगे, जबकि प्रशिक्षण अनिरुद्ध अकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव में महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने युवाओं को इसके लिए तैयार करने की बात की। इसी क्रम में मंत्री ने गुरुवार को राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किसी भी आपात स्थिति में से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इसकी शुरुआत ठाणे से की गई। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल लोढ़ा ने एक बयान में कहा है कि 8 में से एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य छात्रों को नागरिक सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी से जुड़ा आवश्यक ज्ञान प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं में आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता और तत्परता को मजबूत करना है। मंत्री मंगल लोढ़ा ने बताया है कि यह कार्यक्रम ठाणे के कोपरी स्थित राजमाता जिजाऊ सरकारी ITI में शुरू किया जाएगा तथा बाद में से राज्य के अन्य ITI संस्थानों में भी लागू किया जाएगा। पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित सत्रों का मार्गदर्शन करेंगे, जबकि प्रशिक्षण अनिरुद्ध अकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव में महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने युवाओं को इसके लिए तैयार करने की बात की। इसी क्रम में मंत्री ने गुरुवार को राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किसी भी आपात स्थिति में से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इसकी शुरुआत ठाणे से की गई। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल लोढ़ा ने एक बयान में कहा है कि 8 में से एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य छात्रों को नागरिक सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी से जुड़ा आवश्यक ज्ञान प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं में आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता और तत्परता को मजबूत करना है। मंत्री मंगल लोढ़ा ने बताया है कि यह कार्यक्रम ठाणे के कोपरी स्थित राजमाता जिजाऊ सरकारी ITI में शुरू किया जाएगा तथा बाद में से राज्य के अन्य ITI संस्थानों में भी लागू किया जाएगा। पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित सत्रों का मार्गदर्शन करेंगे, जबकि प्रशिक्षण अनिरुद्ध अकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। अगली खबर, जंग के मैदान में PM मोदी नहीं, दिनेश यादव की शहादत पर बोले संजय राउत। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को ढेर किया था। इस हमले में केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, न कि किसी सैन्य या सिविल इलाके को। हालांकि इस हमले के बाद पाकिस्तान ने बीते दिन भारत के जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा समेत 15 जगहों को निशाना बनाते हुए हमला किया है। वहीं सर्वदलीय बैठक पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि युद्ध के समय हमें सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि युद्ध के मैदान में सरकार नहीं बल्कि हमारे भारतीय सशस्त्र बल है। पूरे देश को उनका समर्थन करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी और राष्ट्रीय कर्तव्य है। संजय राउत ने कहा, युद्ध के माहौल में सरकार को समर्थन करना ही चाहिए। भारतीय सेना को पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए, क्योंकि जंग के मैदान में सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, हमारी सेना है, हमारी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी है। लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे भारत के जवान दिनेश यादव व शहीद हो गए।
उनके लिए पूरा देश समर्थन में खड़ा रहना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। बताते चले कि पाकिस्तान सेना ने अवंतीपुरा, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उतरलाई और भुज को निशाना बनाने का प्रयास किया। ठीक है। राउत साहब, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई, आप भी अपनी पार्टी की तरफ से वहाँ मौजूद थे। आपने जिस तरह से मिलिट्री का सपोर्ट किया है, सरकार को भी समर्थन किया है इस पूरे युद्ध के माहौल में, तो देखिए, युद्ध के माहौल में सरकार को समर्थन करना ही चाहिए। भारतीय सेना को पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए, क्योंकि जंग के मैदान पर हम नहीं है, या सरकार, प्रधानमंत्री नहीं है, हमारी सेना है, हमारी नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, तो उनको तो समर्थन देना ही चाहिए। लोग शहीद हो रहे हैं, दिनेश यादव शहीद हो गया, तो उनके लिए तो पूरा देश समर्थन में खड़ा रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।